नमस्कार, न्यूज नाइट के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने टीएमसी को कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी बताया। कहा, तृणमूल, कांग्रेस और वाम दल एक ही थैली के चट्टे बट्टे। प्रधानमंत्री ने जलपाईगुड़ी की रैली में कहा, टीएमसी केंद्रीय जांच एजेंसियों पर कराती है हमले। पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना। इंडी गठबंधन देश विरोधी नफरती ताकतों का ठिकाना। बिहार के नवादा में कहा, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर कांग्रेस को हो रहा है दर्द। पीएम ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में किया रोड शो। एनडीए के दिग्गज नेताओं का धुआंधार प्रचार अभियान। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संभाली दक्षिण की कमान। वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह, अनुराग सिंह ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। इंडी गठबंधन को लिया आड़े हाथ। इंडिया गठबंधन के नेता भी चुनावी समर में उतरे। पुरुलिया में ममता बनर्जी ने भाजपा पर लगाया आरोप। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने किया चुनाव प्रचार। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर बिफरे। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने चुनाव आयोग पर ही उठाए सवाल। मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। परिजनों से की मुलाकात। कहा, मुख्तार की छवि मीडिया में ठीक तरीके से नहीं की गई पेश। भाजपा ने बताया सियासी दौरा। कहा, अखिलेश यादव कर रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर सियासी पारा गर्म। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का एक दिन का सामूहिक उपवास। भाजपा का केजरीवाल के खिलाफ शराब से शीश महल अभियान। और ब्रिटेन में कैथलीन तूफान से दर्जनों उड़ानें रद्द। यात्री एडिनबर्ग, बेलफास्ट, मैनचेस्टर और बर्मिंघम में फंसे। स्कॉटलैंड में उड़ानों के अलावा रेल और नौका सेवा भी प्रभावित। और सबसे पहले बात हम करेंगे 24 की चुनौती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब नीयत सही होती है, हौसले बुलंद होते हैं तो ही नतीजे मिलते हैं। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन भ्रष्टाचारियों का ठिकाना है। प्रधानमंत्री रविवार को बिहार और पश्चिम बंगाल में जनसभाएं करने के दौरान ये बातें कही। प्रधानमंत्री ने रविवार को बिहार और पश्चिम बंगाल में जनसभाएं करके इंडी गठबंधन पर ताबड़तोड़ हमले किए। पहले नवादा और फिर जलपाईगुड़ी में भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को लेकर कांग्रेस, राजद और टीएमसी सहित पूरा इंडी गठबंधन लगातार पीएम के निशाने पर रहा। बिहार के नवादा में प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि बिहार में एनडीए का परचम लहराने जा रहा है। राज्य में लालू राबड़ी राज की याद दिलाते हुए पीएम ने कहा कि एनडीए ने बिहार को उन हालात से बाहर निकाला है। इंडी गठबंधन को भ्रष्टाचारियों को बचाने का गठजोड़ बताते हुए पीएम ने कहा कि इसमें पीएम पद के लिए खींचतान मची हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडी के एक नेता तो जिद पकड़कर बैठ गए हैं कि उन्हें पीएम पद का चेहरा बनाया जाए, तभी प्रचार करेंगे। पीएम ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को तुष्टीकरण पत्र बताया। प्रधानमंत्री ने इंडी गठबंधन की मानसिकता को सनातन विरोधी बताया। पीएम ने कहा कि मोदी की हर गारंटी पूरी हुई है। मोदी ने भारत को आंख दिखाने वालों को सबक सिखाने की गारंटी दी थी। नतीजा, जो भारत को आंख दिखाते थे, अब वो आटे के लिए भटक रहे हैं। मोदी ने गारंटी दी थी कि अयोध्या में
रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिखर आसमान छू रहा है। पीएम ने नवादा और जलपाईगुड़ी दोनों जगह कांग्रेस अध्यक्ष के कश्मीर को लेकर दिए गए बयान पर हमला बोला। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान में एक जनसभा के दौरान 370 हटाने को जम्मू कश्मीर का मामला बताते हुए इसका दूसरे राज्यों में उल्लेख करने पर आपत्ति की थी। पीएम ने कहा कि ये बयान कांग्रेस की विभाजनकारी सोच को दिखाता है। आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के उस कोने को क्या लेना देना, उस कोने को क्या लेना देना? ये टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग का प्रताप है कि ये लोग ये भाषा बोलने लगे हैं। क्या ऐसी भाषा बोलने वालों को माफ किया जा सकता है? क्या शहीदों का अपमान सहन किया जा सकता है? कल कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि मोदी देश के दूसरे राज्यों में कश्मीर की बात क्यों करता है? दूसरे राज्यों का कश्मीर से क्या लेना देना? कांग्रेस के लिए कश्मीर कुछ नहीं, और उनका तो यही रहा है, कच्छ भी उनके लिए कुछ नहीं, कश्मीर भी उनके लिए कुछ नहीं। लेकिन 140 करोड़ देशवासियों के लिए कश्मीर मां भारती का मस्तक समान है। प्रधानमंत्री ने जलपाईगुड़ी में बंगाल की ममता सरकार को जमकर घेरा। पीएम ने कहा कि ईडी ने भ्रष्टाचार के मामलों में जो संपत्तियां अटैच की हैं, उससे उन गरीबों का पैसा लौटाया जाएगा जिनका पैसा गया है। पीएम ने कहा कि टीएमसी चाहती है कि उसके तोलाबाजों और भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले। जब केंद्र की जांच एजेंसियां आती है तो टीएमसी उन पर हमले करती है, औरों से करवाती है। टीएमसी कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी है। आप देखिए संदेश खाली में क्या हुआ, ये पूरा देश जान चुका है। अपने तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई और तेज करने की गारंटी देते हुए पीएम ने कहा कि देश को अभी विकास की और नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। पीएम ने कहा कि मोदी की गारंटी से इंडी गठबंधन वाले इतना डर गए हैं कि अब वो इस पर बैन लगाने की बात करने लगे हैं। नवादा से कुमार आलोक और जलपाईगुड़ी से नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में भव्य रोड शो किया। पीएम की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर भारी जनसैलाब उमड़ आया। लोगों ने पीएम पर फूलों की बारिश कर उनका अभिनंदन किया। लोगों ने जय श्री राम, भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री ने सभी लोगों का हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार व्यक्त किया। रोड शो में पीएम के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद थे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी लगातार चुनाव प्रचार में लगी हुई है। बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक जनता के बीच जाकर उनसे भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। रविवार को जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमिलनाडु के चिदम्बरम में जनता को संबोधित किया, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के बीकानेर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। चुनावी समर में सभी राजनीतिक दल अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। भाजपा और उनके सहयोगी दल अपने 10 सालों में हर वर्ग के लिए किए गए विकास और कल्याणकारी कार्यों के रिपोर्ट कार्ड के दम पर जनता के दरबार में हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमिलनाडु के चिदम्बरम में भाजपा उम्मीदवार पी कार्थियायानी के समर्थन में प्रचार किया। जेपी नड्डा ने विरुधुनगर में भी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस और डीएमके पर तमिल संस्कृति को कलंकित करने का आरोप लगाया। भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने राजस्थान के बीकानेर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और देश में वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया। कांग्रेस एंड डीएमके हैव ऑलवेज टार्निश्ड the Tamil culture, the Sanatan culture. They have always tried to tarnish the
traditions of Tamil civilization and culture, and they have also opposed the Singhol in parliament. एक देश एक चुनाव होना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ जी कोविंद के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति महोदया को सौंप दी। और मैं समझता हूं कि देश की जनता का इस संबंध में समर्थन प्राप्त होगा। वैसे कांग्रेस आदतन विरोध कर रही है। भाजपा के दिग्गज नेता अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि पीएम मोदी ने भारत की एक मजबूत नींव रखी है। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता धर्मेंद्र प्रधान ने मोदी सरकार द्वारा जनता के हित में किए गए कल्याणकारी कार्यों की बात की। ये 2 टर्म में मोदी जी ने भारत की मजबूत नींव रखी है ताकि विकसित भारत बना सके। मोदी जी पिछले 10 साल में तो वनडे की तरह खेले, 1 रन 2 रन 3 रन ऐसे करके लेते रहे। अब चौके छक्के लगाने का समय आया है। देश में मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास अभी बना हुआ है। मोदी जी के ऊपर लोगों की भरोसा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। अगर वो हमारा लिए चिंता करता है, दिन रात एक करता है, बारिश गर्मी ठंड को खातिर नहीं करता है, हमें उनके साथ देना चाहिए। एनडीए के सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी को लेकर इंडी गठबंधन और उनके सहयोगी पर हमला बोला। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के भरतपुर में एक जनसभा में इंडी गठबंधन पर आतंकवादियों का समर्थन करने का आरोप लगाया। कश्मीर में धारा 370 समाप्त, पत्थरबाजी समाप्त। अब भारत की सीमाओं के अंदर कोई आतंकवाद को प्रश्रय नहीं दे पाएगा, नक्सलवाद को प्रश्रय नहीं दे पाएगा। नहीं तो कांग्रेस के लोग बेदम रहते थे। क्या कुछ नहीं कहा गया था डीएमके के द्वारा? सनातन धर्म को बीमारी तक से जोड़ दिया गया था, भगवान राम के अस्तित्व को नकारा गया। जब सनातन को कोई गाली देता है आप खामोश रहते हैं, तो क्या ये मौन समर्थन नहीं है आपका? उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंबा में रोड शो किया, जबकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर ही सवाल खड़े किए। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को सिर्फ कागज का पुलिंदा करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में इंडी गठबंधन के नेता भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जहां पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में एक जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बरहामपुर लोकसभा क्षेत्र में लोगों से मुलाकात की। जनता को लुभाने के लिए इंडी गठबंधन पूरा जोर लगा रही है। गठबंधन के नेता अलग अलग प्रदेशों में जाकर लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनावी दंगल में इंडी गठबंधन के घटक दलों ने ममता बनर्जी के खिलाफ परचम लहरा दिया है। ममता बनर्जी ने पुरुलिया में रैली कर इंडी गठबंधन की मंशा पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, भाजपा, सीपीएम सब एक साथ मिलकर बंगाल में लड़ रहे हैं और तृणमूल की लड़ाई उन सभी से है। वहीं पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अध्यक्ष और बरहामपुर लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने अपने क्षेत्र का दौरा किया और लोगों से बात की। बरहामपुर लोकसभा क्षेत्र से इस बार अधीर रंजन चौधरी को कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है। तृणमूल कांग्रेस ने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को इस सीट से मैदान में उतारा है। इंडियन अलायंस बांग्लाয় নেই, কংগ্রেসেও নেই, সিপিএমেরও নেই। সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি বাংলায় একসাথে লড়াই করছে আর আমরা তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করছি। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि वह जब हमारे साथ थे तो पीएम के विरोध में बोलते थे, पर अब उनके साथ हैं। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल के समर्थन में उपवास सभा को संबोधित कर केजरीवाल को एक सच्चा देशभक्त बताया, जबकि आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। यही मुख्यमंत्री जी कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। तो ऐसे व्यक्तियों का क्या मतलब है? जब भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत करती है तो चुनाव आयोग 12 घंटे के अंदर अंदर नोटिस भेजता है,
लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होती है शिकायत चुनाव आयोग में, तो 48 घंटे बीतने के बाद भी चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं निकलता है। राजस्थान में कांग्रेस की कैंपेन कमेटी तैयार हो गई है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत 32 नेताओं के नाम शामिल हैं। गहलोत को कांग्रेस कैंपेन कमेटी पीसीसी राजस्थान का चेयरमैन बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और राजनीति को माफिया मुक्त बनाने और शासन को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए दावे तो किए जाते रहे हैं, लेकिन कई दलों का इतिहास रहा है जिन्होंने माफियाओं और दबंगों के लिए सत्ता के दरवाजे खोले, बड़े बड़े अपराधियों को विधायक और सांसद का चुनाव लड़वाया। बिहार की राजनीति में कई नाम रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी। आज समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव गाजीपुर पहुंचे। उन्होंने माफिया से सफेदपोश बने मुख्तार अंसारी के परिजनों से मुलाकात की। 28 मार्च को अंसारी की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से बांदा जेल में हो गई थी। अखिलेश यादव ने मुलाकात के बाद अंसारी को क्लीन चिट देने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जैसी छवि, जैसा इमेज दिखाया गया, मुख्तार वैसे नहीं थे। कभी कभी दूर बैठे लोग छवि नहीं पहचान पाते हैं, जब जमीन पर पहुंचते तो छवि जानी जाती है। जो छवि दिखाई गई है वो छवि नहीं थी। परिवार के कितने सदस्य रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि आपने मुख्तार अंसारी नाम लिया, उनके दादा, उनके नाना का योगदान क्या देश की आज़ादी में नहीं रहा? किन परिस्थितियों में, किन वजह से चीज़ें बदली, लेकिन समाज और परिवार, और खासकर ये परिवार आज भी गरीबों के दुख दर्द में शामिल है। क्या हमने आपने नहीं देखा कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का पुराना इतिहास रहा है गुंडे माफियाओं का साथ देने का। आप याद करो, मुख्तार अंसारी ने जिस तरह से न जाने कितने घर तबाह किए हैं, कितने लोगों की हत्याएं की हैं, कितने लोगों के सिंदूर उजाड़े हैं, कितने विधवाएं बेचारी आज भी भगवान से प्रार्थना करती थी, उनके लिए न्याय मिला है। तब मैं कह सकता हूँ कि ऐसे लोगों की यहाँ भी सहानुभूति दर्शाना ये केवल मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति है। अखिलेश यादव जी की जो राजनीति है यह वोट बैंक की राजनीति है, और वोट बैंक की राजनीति को जनता ने नकार दिया है। राष्ट्रवाद और विकासवाद के रास्ते पर जब देश और प्रदेश चल पड़ा है तो तुष्टिकरण नहीं चलेगा, कमल खिलेगा और फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनेगी। मैं यह मानता हूं कि उनके मन में श्रद्धा है कि वोट बैंक, वोट प्राप्त करने का लालच है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि गाजीपुर लोकसभा हो और चाहे उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा हो, वहां भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के जो प्रत्याशी वही जीतेंगे। खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पीडीपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी नए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती अनंतनाग सीट से प्रत्याशी होंगी। पार्टी के युवा शाखा के अध्यक्ष वहीद पार्रा श्रीनगर से और सरताज मदनी बारामूला से उम्मीदवार होंगे। यानी घाटी में कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच तालमेल नहीं बन पाया है तो बात पुख्ता हो चुकी है। लेकिन पीडीपी ने जम्मू क्षेत्र की 2 लोकसभा सीटों उधमपुर और जम्मू में कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करने की घोषणा की है। प्रदेश में 5 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 19 अप्रैल को उधमपुर सीट पर वोट डाले जाएंगे। जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं उन्होंने अनाउंस किया कि श्रीनगर से हम तीनों निशस्तों पे अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं, और जम्मू में जो और बाकी जगह जो है हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। हुगली लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार लॉकेट चैटर्जी ने टीएमसी समर्थकों पर उनकी गाड़ी पर हमला करने का आरोप लगाया है। यह घटना बांसबेरिया में काली पूजा करने के दौरान घटी। शनिवार रात वे बांसबेरिया में काली पूजा करके लौट रही थीं। उसी दौरान काले झंडे लिए कुछ लोगों ने उनका विरोध किया और उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर उन पर हमला किया। गाड़ी में घुसने का प्रयास भी किया। लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि ये तृणमूल कांग्रेस की एक नेता और पार्षद इस दौरान वहां नजर आए। टीएमसी काउंसिलर वाइस चेयरमैन बांसबेरिया शिल्पी चैटर्जी एंड वहां का काउंसिलर 22 नंबर का रंजीत सरकार और बहुत सारा लोग, तो उनका नेतृत्व में यह हमला हुआ है। क्योंकि मैंने पूरा जो यहाँ का करप्शन है,
माफिया गुंडा का करप्शन यहाँ पे पूरा चल रहा है। पूरा यहाँ पे जो लोग है वो मैं सामने लेके आ रही हूँ, इसलिए सब लोगों का डर है। टीएमसी डर हो गया, इसलिए मुझे मतलब मारने का मेरा मतलब ये सब कोशिश कर रहा है, मेरे ऊपर अटैक करने का कोशिश कर रहा है। और भाजपा ने इस पूरे घटनाक्रम को डराने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा डालने वाला करार दिया है। पार्टी के नेता अर्जुन मुंडा ने निंदा की है और कहा है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक है कि किसी के साथ ऐसी घटना ना हो। राजनीतिक दल कोई भी हो, यदि इस तरह के व्यवहार या इस तरह के आचरण अपनाते हैं तो उसकी लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। कोई भी दल का प्रतिनिधि यदि अपनी बातों को कहने के लिए जनता से संवाद करता है तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण उनके ऊपर में हमला होता है, झंडे दिखाने का कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूं कि देश की जनता और वेस्ट बंगाल की जनता भी इस बात को समझ रही है। तो 24 की चुनौती में अभी के लिए बस इतना ही। और यहां रुके एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बात करेंगे अब दिल्ली की राजनीति की। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर सियासी पारा गर्म है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जंतर मंतर पर सामूहिक उपवास किया, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने भी केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया। दिल्ली के पालिका बाजार में भाजपा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं और दिल्ली पार्टी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ शराब से शीश महल अभियान चलाया। ये दो तस्वीरें ये समझने के लिए काफी हैं कि जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था तब मानो जनता के लिए नई उम्मीद की किरण जागी हो। लेकिन किसे पता था कि जो आदमी राजनीति से भ्रष्टाचार का दाग मिटाने आया था वो खुद उस भ्रष्टाचार में आकंठ डूब जाएगा। किसे पता था जो केजरीवाल पैरों में आम आदमी की तरह चप्पल, सादी कमीज और पैंट पहनते हैं वो सिर्फ दिखावा निकलेगा। जनता का कुछ भला हुआ या ना हुआ हो, मगर एक फ्लैट में रहने वाले केजरीवाल उसी जनता के पैसों से बनाए गए आलीशान शीश महल तक जा पहुंचे। जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर केजरीवाल ने सफलता की सीढ़ियां चढ़ी, आज उन्होंने उन्हीं नेताओं से हाथ मिला लिया। इस बीच दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर सियासी पारा गर्म है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जंतर मंतर पर सामूहिक उपवास किया, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया। दिल्ली के पालिका बाजार में भाजपा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं और दिल्ली पार्टी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ शराब से शीश महल अभियान चलाया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार थे, ईमानदार है, ईमानदार रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री रहेंगे। ये हम अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का मॉडल दिखा रहे हैं।
वो राजमहल जिसमें अरविंद केजरीवाल रहते हैं जनता की गाड़ी कमाई का लूट का पैसा है। दिखाए ना अरविंद केजरीवाल की कैसे मैंने आपको लूट के इतना बड़ा राजमहल बनाया है हिम्मत अरविंद केजरीवाल में। दिल्ली की जनता को लूटने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया, इसलिए हमने कहा ये शराब से शीश महल तक की जो कहानी है ये दिल्ली के भ्रष्टाचार की कहानी है जिसके दोषी अरविंद केजरीवाल। दिल्ली को जो धोखा दिया है, दिल्ली को लूटने का काम किया, उसके लिए दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी को लेकर पूरी दिल्ली में, पूरे देश में बहुत रोष है। आज आप दिल्ली के किसी भी हिस्से में जाइए, लोग रोक रोक कर पूछ रहे हैं केजरीवाल कब बाहर आएंगे, केजरीवाल कब जेल से रिहा होंगे, केजरीवाल कब बाहर आएंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। दिल्ली के सभी लोग और देश भर के अलग अलग हिस्सों में लोग अरविंद केजरीवाल की रिहाई चाहते हैं। एक तरफ जन औषधि केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी अच्छी गुणवत्ता की सस्ती दवाइयां बंटवाते हैं, दूसरी तरफ केजरीवाल जी मोहल्ला क्लिनिक में नकली दवाइयां बंटवाते हैं। एक तरफ कोविड में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत में वैक्सीन बनवाते हैं और वो मुफ्त बंटवाते हैं, जीवन दान देते हैं। दूसरी तरफ केजरीवाल जी कोविड में शराब नीति बनाते हैं और अपना शीश महल खड़ा करवाते हैं। बीजेपी ने इस प्रदर्शन में एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की शराब की बोतलों के साथ फोटो लगाई गई है। इसके साथ ही भाजपा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर भी प्रदर्शन किया जहां बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री आवास के साथ सेल्फी लेते नजर आए। बीजेपी के सभी 7 सांसद उम्मीदवार भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं और जो हमारा जो आज का विशेष है वो भी यही है, शराब से शीश महल अभियान। किस तरह से दिल्ली में शराब से लेकर और भ्रष्टाचार से लेकर केजरीवाल ने अब शीश महल बनाया और उसको लेकर बीजेपी ने आज प्रदर्शन किया। हालांकि इस दौरान आम आदमी पार्टी ने भी उपवास रखा, मौन व्रत रखा। तो आज हमारा विशेष शराब से लेकर शीश महल अभियान क्या है, इसके मायने। हमारे साथ 3 बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजीव बब्बर जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं भाजपा के। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं आम आदमी पार्टी से ही, उनके प्रवक्ता हैं पंकज पांडे। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ तीसरे वरिष्ठ मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल बंसल। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत सबसे पहले मैं पांडे जी आप ही से करना चाहूंगा कि कोविड के दौरान हम जानते हैं कि जो सारे जो तथ्य आए पीडब्ल्यूडी के जरिए और बाकी इन्वेस्टिगेशंस के जरिए कि किस तरह से कोविड में जब सारी चीजें ठप थीं, लोगों को दिल्ली में बिस्तर और ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे थे, दवाइयां नहीं मिल पा रही थी, उस दौरान करोड़ों का शीश महल बनाने का काम आपके मुख्यमंत्री ने किया। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि एक प्रोपेगेंडा है इससे। मैं कहता हूं वो जो बनाया गया घर वो चीफ मिनिस्टर के रहने के लिए बनाया गया। वो ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के लिए बनाया गया। और वो लास्ट कब बना था? 1942 में बना था। उसमें पीडब्ल्यूडी ने ये कहा कि जब इसके ऊपर जो फ्लोर है वो डाला नहीं जा सकता क्योंकि उसकी नींव इतनी दीवारें इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि उसको बनाया नहीं जा सकता। तो अगर आप क्या चाहते हैं कि केजरीवाल जी उसकी अगर छत गिर जाए तो केजरीवाल जी उसमें मर जाए? भाजपा यही चाहती है। एक बात मैं और इसमें कहना चाहता हूं कि भाजपा क्या करती है ना कि एक बच्चा होता है ना जो अपने रिजल्ट लेके अपने घर जाता है तो उसके नंबर अच्छे नहीं। आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है पांडे जी, हम आपके पास आएंगे। लेकिन राजीव जी जिस बात का ये कह रहे हैं कि चूंकि ये बहुत ये पुरानी बिल्डिंग थी इसलिए इस बात का इसको मरम्मत करना बहुत जरूरी हो गया था। लेकिन सवाल वही है कि 45 करोड़ से ज्यादा लगा देना, वो भी कोविड के दौरान, इसको लेकर और जिस तरह से भ्रष्टाचार का पूरा मामला आया शराब घोटाले को लेकर, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी ने आज ये अभियान चलाया है। देखिए, ऐसा है कि मेरे जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभी बात कर रहे थे कि छत गिरने वाली थी और उसको बचाने के लिए उन्होंने किया। तो छत अगर गिरने वाली थी तो उसको बचाने के लिए निश्चित रूप से करना चाहिए था। इसमें कोई गलत नहीं किया। हमने नहीं कहा आपको कि आप छत ठीक ना करें, लेकिन किसने कहा था आपको कि 52 करोड़ खर्च हो और 5 करोड़ तो सिर्फ दीवारों में लगा दो और 3 करोड़ के वियतनाम से पत्थर आए वो फ्लोरिंग में लगवा दो। और तो और टॉयलेट की सीट, वो एक सीट 4.5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की लगा दो। और देखिए पर्दे जो हैं वो 90 लाख रुपए के लगा दो। जी। तो
और ये भी मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूँ कि ये उजागर एक टीवी चैनल ने पूरे डिटेल के साथ किया था। आपने एक प्लान लिया था कि हम बड़ा घर नहीं लेंगे, हम ये नहीं लेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे। तो ये जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ हिपोक्रेसी जिसे कहते हैं, यानी अंदर तक जैसे कोई आदमी भ्रष्टाचारी होता है और दोगला होता है, ये उदाहरण, इसका उत्तर आप किसी भी आम आदमी पार्टी, ये तो पांडे जी अपनी बात रख रहे हैं, आप किसी भी, आप संजय सिंह जी से भी पूछोगे कि भैया ये बताइए कि 95 लाख के पर्दों का क्या राज है। बिल्कुल। और दिल्ली की जनता भी, राजीव जी, यही जानना चाहती है कि जिस व्यक्ति ने कस्में खाई थी कि हम बहुत ही सामान्य जीवन जिएंगे, एक फ्लैट के रूम में रहेंगे, यही सवाल पांडे जी आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन फिर से वही सवाल, बीजेपी भी वही सवाल आपसे पूछ रही है कि जिस ईमानदारी का आप दंभ भर रहे थे, करोड़ों रुपए आपने खर्च कर दिए एक शीश महल बनाने में, लाखों के पर्दे। सर ये जो अगर कोई भी चीज बनी है तो अरविंद केजरीवाल जी के लिए नहीं बनी है, ये बनी है भाई, तो मान लिया तो आप जहां अरविंद केजरीवाल जी रहते हैं तो आप वहां पर आप टॉयलेट की सीट 4.5 लाख रुपए की लगाओगे। अरे सर, तो अगले मुख्यमंत्री सर देखिए क्या होता है कि आपके पास ना कोई एजेंडा नहीं है, ना आपके पास कोई चेहरा है, ना कोई नाम है, तो आपके पास सिर्फ यही रह गया है कि आप घूम फिर के कभी शराब घोटाला ले आओ, कभी आप घर ले आओ। पांडे जी मुझे एक चीज बताइए, दिल्ली के लोगों के गाढ़े पैसे की कमाई जो टैक्स देते हैं, उस टैक्स के पैसे का इस तरह से बेजा इस्तेमाल किया, आप करोड़ों के, आप लाखों के पर्दे लगाए, जिसने भी और टाइल्स आप लगाए, वो एक सरकारी संस्था है, उसने पूरा ऑडिट रेकी उसका सब कुछ करके बनाया होगा ना। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जो है अभी उनका, वो कह रहे हैं उनका घर भी डेवलप होने वाला है सेंट्रल विस्टा के अंदर, जबकि प्रधानमंत्री का घर तो 1980 में बना है। तो क्या आप सीएम का घर बना है, तो क्या आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो किया गया वो सही किया गया? क्या इसका प्रवक्ता जवाब देंगे क्यों कर रहे हैं? मैं ऐसा नहीं कर, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं कि इनको बात करनी नहीं चाहिए। मैंने आपकी दलील सुन ली पंकज जी, गवर्नेंस सिखाना नहीं चाहिए, पंकज जी, जनता ने इनको एक बार मौका दिया और ये इतनी भी इनकी काबिलियत नहीं थी कि एक मुख्यमंत्री के पाते 3 मुख्यमंत्री। पांडे जी, दुख तो इस बात का है कि कोविड काल के दौरान आप देखिए कितने लोग, सर कोविड काल का नहीं होता। एक बात बताइए, अगर आपके घर की छत गिर जाए, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर मेरे सामने छत गिर जाएगी तो इस टाइम पे कोविड देखेंगे तो वो पैसा जो करोड़ों रुपए खर्च किए महल बनाने में, वो पैसा तो दिल्ली के लोगों की सेवा में भी तो लगाया जा सकता था ना पांडे जी। किसी सरकारी संस्था ने उसको देखा होगा, उसके बारे में एक रिपोर्ट बनाई होगी, उसको देखा होगा। पीडब्ल्यूडी ने अपने खुद वक्तव्य में कहा है कि दीवारें 1942 की बनी हुई है, इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि वो, और एक बात बताइए, अगर वहां पे कौन आता है मिलने, वो तो मात्र एक कमरे में रहते होंगे, वहां पे दिल्ली की जनता ही जाती है जिनके लिए काम किया जाता है। ठीक है, राजीव जी आप बताएं। पंकज जी, आप अधिकृत रूप से ये कह दीजिए कि ये हमने जो बनाया, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए बनाया, कल को कोई और मुख्यमंत्री आएगा तो वो उपयोग करेगा जैसे आप बता रहे हैं, और उसलिए ये जरूरी था कि 4.5 लाख की टॉयलेट सीट और 3 करोड़ का वियतनाम का पत्थर, 90 लाख के पर्दे, ये इसकी कोई जरूरत नहीं थी राजीव जी, मुझे लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं थी, है ना। ये आप कहना चाहते हैं, आप स्वीकार लीजिए कि हाँ, आप इतना स्वीकार लीजिए, हमारा तो आप इतना स्वीकार लीजिए कि ये जस्टिफाइड है। आप दिल्ली की जनता को कहिए इस चैनल पे कि ये जो खर्चा हमने किया ये जस्टिफाइड है। आप कह रहे हैं ना, कहिए जस्टिफाइड है, ठीक है, ठीक है, ये तो आप कह रहे हो। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास, राजीव जी मैं आपके पास आ रहा हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जी भी हैं, अनिल बंसल जी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, ये इन सारी बातों को आपने सुना, हमने कहा कि कोविड काल के दौरान एक तो ये मामला, दूसरा कि एक आम आदमी, पार्टी का भी नाम आम आदमी, और वो दम्भ कह रहे थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हम एक आम आदमी का जीवन जिएंगे सीएम होने के बावजूद भी, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई, करोड़ों रुपए का शीश महल आपने बना लिया, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जो सवाल खड़ा हुआ वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के वक्तव्य के कारण ही ये विवाद आज पैदा हुआ। मुख्यमंत्री निवास बनते हैं, महंगे भी बनते हैं, सस्ते भी बनते हैं, वो सही है। जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता तर्क दे रहे हैं कि वो उनका निजी नहीं है, या वो सारी बात बिल्कुल अपनी जगह सही है। पर ये जो समस्या पैदा हुई, या अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि ये पाखंड है, हिपोक्रेसी है, ये इसलिए पैदा हुई कि केजरीवाल जी ने एक नए ढंग की राजनीति के साथ अपना आगमन किया था। उन्होंने कहा था सादगी के साथ हम राजनीति करेंगे, सरलता के साथ रहेंगे, जनता के बीच रहेंगे, जनता से पूछकर फैसले करेंगे, अपने कौशाम्बी के फ्लैट में रहेंगे, फिएट में चलेंगे, कार नहीं लेंगे। ये बातें मुझे लगता है उस समय या तो वो समझते नहीं थे कि राजनीति की हकीकत क्या है,
या वो आज ये माना जाएगा कि जनता को भरमाने के लिए उस तरह की बातें की गई। तो उनको सफाई देनी चाहिए कि तब मुझे अंदाज नहीं था, मैं सत्ता में नहीं था, मैं मुख्यमंत्री नहीं था कि मुख्यमंत्री वो इस बात को स्वीकार करें ना, यही है कि आज की तारीख में वो स्वीकार कर लें कि हमने जो कहा था वो गलत कहा था, सिर्फ भ्रम पैदा करने के लिए कहा था। कि देखिए मुख्यमंत्री निवास, प्रधानमंत्री निवास, राज्य भवन, ये सब बनते भी हैं, रिपेयर भी होते हैं, कम ज्यादा खर्च भी होता है, सरकारी भवन है ये। लेकिन समस्या आम आदमी पार्टी की अपनी नीति, अपने आचरण, अपने दावों के कारण पैदा हुई, अन्यथा ये बात न उठती। क्योंकि आप सादगी सरलता की बात करते रहे और उसके साथ ही राजनीति में आए, अलग ढंग की राजनीति करने के दावे के साथ आए, तो लोग आपसे सवाल करेंगे। बताइए, अब बताइए पांडे जी, अब बताइए इसका क्या आपके पास आंसर है कि आपके नेता ने जिस तरह की राजनीति शुरुआत की वो ठीक उसके उल्टा आप वो काम उन्होंने काम किया? सर एक बात बताइए, क्या दिल्ली में पहले कभी जनता को इतनी बेहतर जो है शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध थी? क्या इससे बेहतर अस्पताल में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध थी? नहीं, शिक्षा और नहीं, देखिए पांडे जी, आप चीजों को मिक्स मत कीजिए। आप शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पे आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि उन्होंने जो किया वो सही किया, करोड़ों का उन्होंने शीश महल बनाया। बार आपको यही कहूंगा कि उसमें जब 1942 का एक मकान बना हुआ है, चाहे वो सीएम रह रहा हो, उसमें कोई भी रह रहा हो, आप समझ सकते हैं इनके पास उत्तर नहीं है साहब, इस बात का, इस भ्रष्टाचार का उत्तर ये दे नहीं सकते। अगर उसकी पिछले 1 साल से नहीं दे पा रहे, अब भी नहीं दे पाएंगे। सर मैं बोल लूं, अगर आप कहें तो रिक्वेस्ट। जी बोलिए। नहीं, दो चीजें अलग हैं। इसको आप फिजूल खर्ची कहेंगे, भ्रष्टाचार इसको नहीं कहना चाहिए। ये फिजूल खर्ची नहीं हो सकता। इसमें ये होता है कि अगर जो 1942 में घर बना था उसमें रह रहे होते तो आप कहते जी नहीं बहुत बढ़िया है। जब पीडब्ल्यूडी को यह लगा कि इस घर को दोबारा तरीके से बनाया जाना चाहिए, तो जो बात पांडे जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार अनिल जी कह रहे हैं कि ये फिजूल खर्ची है, कि जो चीजें कम में लगाई जा सकती थी उसके लिए आपने लाखों करोड़ों खर्च कर दिए। अरे इसका जवाब मैं थोड़ी, दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसों की बर्बादी आपने की है कि भैया उनको लगा होगा कि इसको बनाने में जरूरत है इस मकान में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आम आदमी पार्टी के सीएम नहीं रहेंगे, अगर जो भी पार्टी जीतेगी उसका चीफ मिनिस्टर आके इसमें रहेगा। और मैं तो रिपोर्ट पढ़ भी रहा था पांडे जी कि कुछ चीजें तो विदेशों से मंगाई गई हैं, काफी ऊंची कीमतों पे मंगाई गई हैं। सर वो तय करना किसका काम है? मैं कह रहा हूं आप नहीं, ये फिजूल खर्ची है, ये मैं कह रहा हूं कि ये भ्रष्टाचार नहीं, लेकिन फिजूल खर्ची तो है, वो भी कोविड के दौरान। सर कोई क्या कहते हैं, आप मुझसे थोड़ी पूछेंगे, जब सरकार की कोई कमेटी काम करती है या कोई करती है तो मुझसे पूछ के थोड़ी बनाएगी, क्योंकि मुझे तो रहना है इसमें। एज ए दिल्ली की जनता ने मुझे यहाँ पे तीसरी बार का मुख्यमंत्री मुझे बनाया है, मुझे कहा गया है कि भैया आपको इसमें रहना है, तो मैं तो उसमें रहूंगा ना। ये तो तय करना तो उस अधिकारी को काम है कि इस घर को, जो दिल्ली का मुख्यमंत्री जिसमें रहेगा, वो घर को कैसा बनाया जाए। सर दिल्ली बहुत ज्यादा टैक्स देता है, केंद्र वही तो मैं कह रहा हूं कि उन्हीं के पैसों की बर्बादी आपने की है। एक बेहतर और प्रॉपर, देखिए अब वो ना 2 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री हैं, वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल नहीं है अब, है ना। तो अगर क्या दिल्ली की जनता ये नहीं चाहती कि उनका मुख्यमंत्री भी एक अच्छी जगह राजीव जी ये कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता चाहती है कि सीएम ऐसे ही घर में रहे। देखिए, एक तो इनका धन्यवाद, क्योंकि ये मान रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री कोई और होगा, इन्होंने किसी और के लिए बनाया है, तो उसका धन्यवाद। दूसरी पार्टी का ये मान रहे हैं कि हमारे काम ऐसे हैं कि हम दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। एक तो ये होगा। दूसरा भाई साहब, एक पंकज भैया, मैं बोल नहीं रहा था जब आप बोल रहे थे, अब आप शांत रहे, है ना, बहुत धन्यवाद आपका। देखिए साहब, एक आदमी है जिसने पिताजी से कहा कि मुझे 100 रुपए दे दो, मुझे शर्त लगानी है और मैं शर्त जीतूंगा। तो उसके पिताजी ने कहा क्या शर्त लगाई? उसने बोला 2 + 2 5। तो पिताजी ने कहा तू तो हारेगा। तो उसने उत्तर दिया, पिताजी मैं नहीं हारूंगा, क्योंकि मैं मानूंगा ही नहीं। तो ये जो फजूल खर्ची की बात है, तो उसको मानेंगे नहीं, 1 साल से नहीं मान रहे हैं। भाई आपसे यही तो प्रश्न पूछ रहे हैं मेरे जनाब के, आपने 3 करोड़ का पत्थर क्या किया? 4.5 करोड़ रुपए टॉयलेट, 4.5 लाख रुपए की टॉयलेट की सीट कैसे जस्टिफाई करोगे? 90 लाख के पर्दे कैसे जस्टिफाई करोगे? उसके बाद आप कहते हो बेशर्मी से कि जी हमने तो वो पीडब्ल्यूडी, अरे तो पीडब्ल्यूडी को ऑर्डर किसने दिया? वो सादगी कहाँ गई मेरे भाई केजरीवाल की? वो खुली कमीज वाला केजरीवाल, उसके भाई की सादगी कहाँ गई? कहाँ है सादगी? बोलते ना पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर को कि मुझे नहीं चाहिए ऐसा इतना एक्सपेंसिव मकान, मैं तो रहना चाहता हूँ साधारण में। अरे दीवारें जरूर खड़ी करो, लेकिन 90 लाख रुपए पर्दे पे खर्च करो, उसके बाद बेशर्मी से बात करो। तो इस डिबेट का कोई लाभ इसलिए नहीं है क्योंकि सामने वाले को तो कहना ही है कि 2 + 2 5। मैं मानूंगा ही नहीं कि 4 होते हैं, तो उसको तो मनाना मुश्किल है भाई साहब। अच्छा ठीक है अनिल जी, ऐसे में
जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने जब शुरुआत उन्होंने राजनीति की उन्होंने कहा कि मैं ईमानदारी से पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा के ले जाऊंगा और ये राजनीति में एक क्रांतिकारी कदम होगा कि हम अब तक जो पॉलिटिक्स आ रही है हिंदुस्तान में उसमें हम एक नई इबारत लिखेंगे, लेकिन वो बीते सालों में एक एक करके धराशायी होती चली गई। आप इस बात को मानते हैं? देखिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी पर आज सवाल उठ रहे हैं। उनको शराब मामले में झूठा फंसाया गया, सच्चा फंसाया गया, ये तो बाद में अदालत तय करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं नीति बनी और उसके कारण सवाल पैदा हुए। और जो केजरीवाल जी ने जो बातें कही थी, जैसे उनके जो पुराने सहयोगी हैं वो भी आज सवाल उठाते हैं। तो उनको अपने आचरण, अपनी एक तरह से जो बातें कही गई थी उनका अगर वो मंथन करेंगे और सोचेंगे तो उनको भी जरूर ये मन में ख्याल आएगा कि कोई ना कोई बदलाव जरूर हुआ है। कहीं ना कहीं हम पथ से विचलित हुए हैं, अगर हम भटके भी नहीं है तो विचलित तो हुए हैं। और इसलिए जब विचलित होंगे तो लोग देखिए सवाल तो करेंगे। नहीं, देखिए वो तो मानने के लिए भी तैयार नहीं है अनिल जी। ये लोग नहीं, आत्ममंथन करना चाहिए और उससे भविष्य के लिए सबक लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए। आपको लगता है आदमी बड़ा होता है, अगर कहीं हमसे गलती हुई है उसको हम स्वीकार करें तो इससे आदमी और बेहतर बनता है, बड़ा बनता है, उससे छोटा नहीं बनता। ठीक है पंकज जी, आपको लगता है कि आपकी पार्टी, आपके जो नेता है वो इस पे मंथन करेंगे कि बीते दिनों जो कुछ वो गलत हुआ है? सर, मैं उस बात पे तो आपके सवाल का जवाब दूंगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब ये अभी तो क्या है ना, मैं आपसे जब आवाज चली गई थी बात कहना चाह रहा था मैं, एक बच्चा जो होता है ना जिसके नंबर खराब आए होते हैं तो वो क्या करता है, घर जाता है अपने और अपने पिताजी उससे पूछते हैं कि भैया नंबर खराब क्यों आए, कितने नंबर आए? तो वो कहता है जी वो सुमित के कम नंबर आए, वो राहुल के कम नंबर आए। तो पिताजी ने पूछा कि भाई साहब आप अपना बताओ ना, उनका छोड़ो। तो मैं कह रहा हूँ इस बार तो हिसाब देने का जो टाइम है ना वो भाजपा का है। 10 साल में उन्होंने क्या किया है? नहीं, यही तो बीजेपी कह रही है पांडे जी, हिसाब देने का वक्त आ गया है। आरजेडी ने ये किया। अरे आप 10 साल में आपने किया, पहले ये तो बता दो सर। आप मेरे को एक बात बताइए, आप 10 साल में कोई एक चेहरा तैयार कर पाए आम आदमी पार्टी के खिलाफ? नहीं, बीते कई सालों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, सवाल तो लोग आपसे पूछेंगे ना पांडे जी। सर मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, हम तो कभी भागते ही नहीं है किसी जवाब को देने के लिए। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री से पूछ ली कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उन्होंने। हमारे नेता ने हर बात का, हर चीज का जवाब आके सामने से दिया है। दो चेहरे ये लोग सर एक सेकेंड सर रिक्वेस्ट सर, दो चेहरे ये लोग लेकर आए थे, किरण बेदी जी और हर्षवर्धन जी। आज उनके हालात ये है कि उनको पुडुचेरी से हटा दिया गया वहां से। हर्षवर्धन जी का तो नाम निशान नहीं पता, उनको टिकट नहीं दी है ना। तो आप मुझे बताइए, इनके पास चेहरा कोई है नहीं, काम कुछ है नहीं। आज चेहरे पे डिबेट ही नहीं कर रहे हैं पांडे जी, आज हम चेहरे पे डिबेट ही नहीं कर रहे हैं। दिल्ली का चेहरा कौन होगा बीजेपी की तरफ से, आज ये डिबेट का विषय नहीं है। आज ये विषय ये है कि क्या फिजूल खर्ची के तौर पे 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए शीश महल बनाने में। दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई जो टैक्स के तौर पे वो देते हैं वो उनका फिजूल खर्ची में खर्च किया गया। सर उसका नाम राजीव जी नहीं है, उसका नाम दिल्ली मुख्यमंत्री आवास है। और वो कौन करता है? वो भाजपा ने। राजीव जी, बोलने दीजिए। पंकज भैया सुन लिया, आपकी बात हमने सुनी। पहली बात तो मैं आपको सिर्फ दिल्ली के संदर्भ में कहता हूँ, ये पंकज भैया को भी जो वैक्सीनेशन लगी होगी ना, एक बटन में पता चल जाएगा कि कब लगी थी, किसने लगाई थी, किस सेंटर में लगाई थी। मैं याद कराना चाहता हूँ, इस केजरीवाल पार्टी ने दिल्ली के अंदर भ्रम पैदा किया था कि 15 साल तक वैक्सीनेशन नहीं लगेगी। दिल्ली के हर नागरिक को मुफ्त वैक्सीनेशन लगी। चुप रहिए पंकज जी, चुप रहिए। आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोला था, मेरे बात बोलिएगा। मेरी बात सुनिए साहब, आपकी बात बिल्कुल आराम से सुनिए, मेरी बात सुनिए सर। बिल्कुल चलिए। तो ये जो वैक्सीनेशन है, इन्होंने भ्रम पैदा करने की कोशिश की। सारे आप मीडिया रिकॉर्ड निकालिए, लेकिन ये भाजपा की सरकार है। दिल्ली के अंदर हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन लगी, मुफ्त वैक्सीनेशन लगी और सबकी जान बची। ये काम किया। इनसे तो ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं लाए जा रहे थे क्योंकि ये शराब की पॉलिसी बना रहे थे। इसलिए देखिए, ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, ये भ्रष्टाचार छोटा भ्रष्टाचार नहीं है। और मैं तो दिल्ली की जनता की बात करता हूँ ना भाई साहब, क्यों नहीं प्रश्न पूछेंगे हम। दिल्ली के अंदर जब लॉकडाउन हुआ तो दिल्ली के जो दुकानदार हैं, उनकी एसोसिएशन ने ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के चिट्ठियां भेजी केजरीवाल साहब को, जाके डेलीगेशन में मिले कि साहब ये जो 3 महीने थे, 2 महीने थे, आप जो है मिनिमम चार्जेस हमारे जो बिजली के हैं बिल के, वो माफ कर दीजिए क्योंकि हमारी तो दुकानें बंद थी। अब वो 2 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, 6 किलोवाट के बिल आते रहे। आप हमें माफ कर दीजिए, दुकान तो खुली नहीं। वो तो माफ नहीं हुआ भाई साहब, लेकिन 180 करोड़ रुपया शराब माफिया का कोविड के नाम पे माफ हो गया। तो दिल्ली की जनता प्रश्न तो पूछेगी। बिल्कुल। अब उस प्रश्न का उत्तर तो आप ही दोगे, मैं तो नहीं दूंगा कि भाई उनका 180 करोड़ माफ
और दिल्ली के जो दुकानदार भाई हाथ जोड़ रहे थे कि भैया जो मिनिमम चार्जेस है कम से कम 2 महीने के तो माफ कर दो। जब और राजीव जी, ये सारे इस पूरे मामले को जनता देख भी रही है, समझ रही है। आखिरी टिप्पणी अनिल जी, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? आने वाले दिनों में क्या जनता इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी? देखिए, जो विवाद है उसमें क्योंकि मुद्दा आज केजरीवाल जी घिरे हुए हैं, तो आम आदमी पार्टी इसलिए वो प्रदर्शन, उस लड़ाई को राजनीतिक रूप दे रही है। तो राजनीतिक रूप ये चलेगा, भाजपा और बनाम आम आदमी पार्टी ही दिल्ली में आमतौर पर अभी हमने देखा जो पिछले चुनाव हुए उनमें आमने सामने रही। कांग्रेस की स्थिति कमजोर रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी इनके लिए जो ये आक्रामक स्थिति में रही आम आदमी पार्टी लगातार 10, 12, 13 वर्षों तक, इस समय थोड़ा बैकफुट पर उसको आना पड़ा है। और संजय सिंह की जमानत हो गई है, वो बाहर आए हैं, तो उनको एक तरह की कुछ वो ऑक्सीजन लेने की कोशिश कर रही है पार्टी कि वो अपना उस मैदान को, लड़ाई को संभालेंगे, करेंगे। पर ये कुछ आने वाला समय बताएगा, क्या कुछ होता है, किस तरह से रिएक्ट करेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पंकज पांडे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अनिल बंसल जी आपका भी। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, यहाँ रुकेंगे एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का, वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पश्चिम बंगाल के भूपति नगर इलाके में अपनी हालिया कार्रवाई में किसी भी तरह की दुर्भावना से इनकार करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने अपने खिलाफ लगाए गए गैर कानूनी कार्रवाई के आरोपों को खारिज कर दिया है। एनआईए ने इस पूरे विवाद को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। एनआईए ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसकी कार्रवाई प्रामाणिक, वैध और कानूनी रूप से अनिवार्य थी। एनआईए का कहना है कि उनके द्वारा की गई कार्रवाई चल रही जांच का ही हिस्सा थी। एनआईए भूपति नगर में हुए विस्फोट की जांच कर रही थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। ये घटना दिसंबर 2022 में हुई थी। एनआईए ने 6 जून 2023 को कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद जांच शुरू की थी। एनआईए ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार को मामले की जांच के सिलसिले में टनरुआ अबिला गांव में तलाशी लेने गए थे। उस समय उसकी टीम पर अनियंत्रित भीड़ ने हिंसक हमला किया था। भारत एफडीआई निवेश के आकर्षक विकल्प के तौर पर उभर रहा है। पीएलआई स्कीम्स और मेक इन इंडिया का असर जमीन पर साफ तौर पर दिखने लगा है। सरकार का मानना है कि आने वाले 5 सालों में भारत में औसतन हर साल $100 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आ सकता है। हमारे सहयोगी अजय मिश्र की इस रिपोर्ट को देखिए। कोविड महामारी के बाद एफडीआई निवेश की पूरी दुनिया ही बदल चुकी है। चीन से निवेश निकलकर दूसरे देशों में जाने की शुरुआत भी हो चुकी है। साथ ही अमेरिका और चीन के बीच भू राजनीतिक तनाव ने ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की कई कंपनियों को चीन पर निर्भरता कम करने के लिए मजबूर कर दिया। भारत ने भी मौके का फायदा उठाया और मेक इन इंडिया और पीएलआई जैसी योजनाओं के जरिए निवेश को आकर्षित करने की कोशिश की। China+1 अगर आप देखें तो इंडिया स्टैंड्स अमंग्स द रेस्ट 5 ऑलमोस्ट एट 3rd पोजीशन। डेफिनेटली सारा एफडीआई हमारे पास नहीं आ रहा है एट द मोमेंट, बट द वे गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद द पॉलिसीज, स्पेशली द पीएलआई पॉलिसीज, I mean that gives lot of strength to Indian economy. At the moment, India has learned lot of lessons from the past. इंडिया की पॉलिसी अगर आप देखें तो इंडिया एफडीआई पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसी तीनों का ट्रायंगुलेशन मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट के मुताबिक
चीन में एफडीआई प्रवाह में भारी गिरावट से अमेरिका और कुछ देशों को फायदा होता दिख रहा है। 2023 के शुरुआती 9 महीनों में वैश्विक एफडीआई प्रवाह में 29% की हिस्सेदारी के साथ अमेरिका पहले नंबर पर है। चीन में एफडीआई प्रवाह कम हुआ और वैश्विक एफडीआई में चीन की हिस्सेदारी 12.5% से घट करके 1.7% हो गई। चीन के इस नुकसान का फायदा अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील, पोलैंड, जर्मनी और भारत को हुआ। भारत ने सेमीकंडक्टर, रक्षा, स्पेस और ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स में एफडीआई को आकर्षित करने के लिए नीतिगत बदलाव किए हैं। खबर यह भी है कि टेस्ला भारत में अपने प्लांट को लगाने के लिए अगले महीने दौरा भी कर सकती है। भारत को विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों का भी फायदा देखने को मिला है। मैन्युफैक्चरिंग का पुश तभी अच्छा मिलेगा जब आप एक्सपोर्ट कर पाओ, विथ ट्रेड अग्रीमेंट्स कमिंग इन प्लेस एंड दैट टू विद द डेवलपिंग कंट्रीज। आप पैसा भी उन्हीं से उठा रहे हो, आप उन्हें एक्सपोर्ट भी करना चाहते हो, एंड यू आर गिविंग द बेस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज लाइक PLIs। हमने कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स अपने कम कर दिए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वी आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल। साल 2014 से 2023 के बीच में भारत में करीब $600 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया, जो इससे पहले के 10 सालों के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा है। भारत की मजबूत आर्थिक बुनियाद के मद्देनजर एफडीआई निवेश औसतन $100 अरब रहने की उम्मीद है, जो फिलहाल $70 अरब के स्तर पर है। कोविड महामारी ने पूरी दुनिया को यह सिखा दिया कि अपनी जरूरतों के लिए किसी एक देश पर निर्भर रहना उनके अपने विकास के हित में नहीं है, और इसीलिए चाइना +1 पॉलिसी का असर अब जमीन पर दिखना शुरू हो गया है। भारत को भी इसका फायदा मिलना शुरू हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि अगले 5 सालों में औसतन एफडीआई $100 अरब को छू सकती है। कैमरामैन नवीन के साथ है मिस्टर डीडी न्यूज, गुरुग्राम। और भारत की युवा पीढ़ी इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर सजग है और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में घरेलू उत्पादों के महत्व को भी समझती है। एक हालिया स्टडी में इस बात को लेकर रेखांकित किया गया है कि देश में लोग घरेलू उत्पाद खरीदने में अधिक इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। स्टडी में कई घरेलू ब्रांड के CEO ने कहा है कि युवा उपभोक्ता स्थानीय उत्पादों को प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता दे रहे हैं। पिछले 3 से 4 साल के आंकड़े देखें तो घरेलू उत्पादों की खरीद में युवा वर्ग के खरीदारों की संख्या में उछाल आया है। मार्केट रिसर्चर नीलसन IQ के अध्ययन की माने तो भारत में करीब 100 मिलियन युवा उपभोक्ता पारंपरिक धारणाओं से परे जाकर देशभक्ति का एक नया ट्रेंड स्थापित कर रहे हैं। वहीं काउंटर पॉइंट रिसर्च के एक नए आंकड़ों के मुताबिक 2023 में ट्रू वायरलेस स्पीकर की कुल बिक्री में स्थानीय ब्रांडों का योगदान 78% तक बढ़ गया, जो कि 2020 में 48% था। स्मार्ट वॉच की कुल बिक्री में एप्पल, सैमसंग, वीवो और शाओमी जैसी वैश्विक दिग्गजों को पछाड़ते हुए स्थानीय ब्रांड्स का योगदान 2020 के 38% से बढ़कर 2023 में 95% रहा है। और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में ITC और HUL जैसी कंपनियां युवाओं को आकर्षित कर रही हैं। भारतीय ब्रांड वैश्विक ब्रांडों की तुलना में कम कीमतों पर अच्छी सेवा, व्यापक और रेंज पेश करते हैं, जिससे कि ये युवाओं की पहली पसंद बन रहे हैं। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए DD न्यूज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डिजिटलाइजेशन को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि जब मैं भारत गया था तो मैंने डिजिटलाइजेशन को लेकर हो रहे काम को करीब से देखा, जिससे मैं बहुत प्रभावित हूं। उन्होंने कहा कि जब भी मैं भारत के बारे में सोचता हूं तो मुझे अतुल्य भारत याद आता है। जब मैं वहां था तब मैंने इसे देखा था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन महत्वपूर्ण है, ये लागत को कम करता है और अर्थव्यवस्थाओं को ज़्यादा कुशल बनाता है, चीज़ों को सस्ता बनाता है। डेनिस फ्रांसिस ने कहा कि ये सब भारत की इकोनॉमी को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद कर रहा है। फ्रांसिस इस साल 22 से 26 जनवरी तक आधिकारिक तौर पर भारत की यात्रा पर थे। इस दौरान उन्होंने नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक की और जयपुर और मुंबई की यात्रा भी की थी। यात्रा के दौरान उन्होंने सरकारी अधिकारियों समेत लोगों से चर्चा की थी, जिसमें तकनीक और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे जैसा मुद्दा केंद्र में था, जिसके बाद से ही संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष भारत के डिजिटलाइजेशन मॉडल के मुरीद हो गए।
ब्रिटेन में कैथलीन तूफान आने से दर्जनों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जिससे कि यात्री एडिनबर्ग, बेलफास्ट, मैनचेस्टर और बर्मिंघम में फंसे रह गए। मौसम कार्यालय द्वारा इंग्लैंड के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के कुछ हिस्सों के लिए मौसम का येलो अलर्ट जारी करने के बाद ब्रिटेन के हवाई अड्डों पर 130 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गईं। तूफान से पूरे ब्रिटेन में तापमान भी बढ़ गया है। मौसम अनुमान के अनुसार तूफान के कल तक जारी रहने की आशंका है। स्कॉटलैंड में उड़ानों के अलावा रेल और नौका सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। और अब बात आईपीएल की। आईपीएल में आज दिन के पहले मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 29 रन से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने जीत के लिए 235 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 8 विकेट पर 205 रन ही बना सकी। ये मुंबई इंडियंस की आईपीएल के इस सीजन में पहली जीत है। और अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। बिहार के दौरे पर गए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोधगया में महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उपराष्ट्रपति आईआईएम में आयोजित दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुए। केंद्रीय वित्त मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हमला बोला है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं वे लागू नहीं हो पाएंगे और केवल वित्तीय बोझ बढ़ाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को उत्तराखंड में बड़ा झटका लगा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिनेश अग्रवाल ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की 3 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इसके साथ ही अब तक कांग्रेस ने कुल 244 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पूर्व मेदिनीपुर जिले में एनआईए पर हुए हमले पर कहा कि इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमलावरों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री और माकपा नेता पिनराई विजयन ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जमकर हमला बोला। पिनराई विजयन ने आर्टिकल 370 और सीएए जैसे मुद्दों पर कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश की हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड में 69% स्कोर हासिल कर काशी ने एक बार फिर से प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इस वित्तीय वर्ष में वाराणसी जिले को हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड में 9वीं बार पहला स्थान मिला है। जिसके साथ ही न्यूज नाइट के आज के संग में बस इतना ही। मुझे हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।